friends. So in this video we are going to discuss about the pharmacokinetics and its importance, which is only the introduction part of the topic pharmacokinetics. So we start from its definition. So generally हम जानते हैं कि फार्माकोकाइनेटिक्स में ADME प्रोसेस इन्वॉल्व होता है. So generally इसे हम कह सकते हैं काइनेटिक्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म. और ये चारों चीज की स्टडी इन रिलेशनशिप विथ फार्माकोलॉजिकल, थेराप्यूटिक और टॉक्सिकोलॉजिकल रिस्पांस इन ह्यूमंस. कि ये तीन तरीके के जो रिस्पॉन्सेस प्रोड्यूस होते हैं ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, उसका हम लोग रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि ड्रग एब्जॉर्ब कितना होगा कि वो थेराप्यूटिक और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दे, या ज़्यादा देर तक वो बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट भी देगा. तो ये सारी चीज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं. ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले एब्जॉर्ब होकर फिर डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर मेटाबोलाइज होकर फिर एक्सक्रीट. तो ये सब की जो टाइमिंग है, इसकी काइनेटिक्स है, ये सब ही जनरेट करती है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, थेराप्यूटिकल इफेक्ट और टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट. सो ये जनरली फार्माकोकाइनेटिक्स में डेफिनेशन में हम लोग ये लिख सकते हैं. सो फार्माकोकाइनेटिक्स के जो चार मेन प्रोसेस हैं, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एलिमिनेशन, जिसमें कि मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है, तो इसको हम लोग बाद स्टडी करते हैं. एब्जॉर्प्शन जनरली हम लोग जानते ही हैं कि एब्जॉर्प्शन क्या है, कि द मूवमेंट ऑफ अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन. सो मतलब कि जहाँ पे हम लोग ड्रग को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ से वो ब्लड सर्कुलेशन या सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रहा है, तो ये पूरे प्रोसेस को हम लोग एब्जॉर्प्शन कहते हैं. ये डिफरेंट इसके भी प्रोसेस होते हैं, एक्टिव, पैसिव, और भी डिफरेंट, एंडोसाइटोसिस, उसमें फैगोसाइटोसिस, पिनोसाइटोसिस, सारी चीज़ें आती हैं. बट यहाँ पे जनरली हमें समझना है कि सिंपल लैंग्वेज में होता क्या है. तो जो अनचेंज रहेगा तभी वो आगे चल के थेराप्यूटिक इफेक्ट देगा. तो मूवमेंट ऑफ अनचेंज फॉर्म ऑफ द ड्रग फ्रॉम द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. जैसे कि हम लोग कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हैं तो पहले वो स्किन पे एब्जॉर्ब होगा, फिर वहाँ से नीचे की वेसल्स में एब्जॉर्ब होगा. तो वैसे करके डिफरेंट जो लेयर्स में एब्जॉर्ब होते हुए वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कैसे पहुंचता है, तो वो होता है एब्जॉर्प्शन. फिर सेकंड वन आता है डिस्ट्रीब्यूशन. तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये रिवर्सिबल ट्रांसफर है ऑफ द ड्रग बिटवीन द ब्लड वेसल एंड एक्स्ट्रा वेस्कुलर फ्लूइड एंड टिश्यू. मतलब इसमें क्या है कि वो जो ड्रग है वो एब्जॉर्ब होके ब्लड में गया, और फिर हो सकता है ब्लड से वो वापस जहाँ पे जो उसका एक्शन साइट होगा, जहाँ पे उसको एक्शन प्रोड्यूस करना होगा, तो वहाँ जाके वो फिर वो वापस एक्स्ट्रा वेस्कुलर टिश्यूज में जहाँ पे जरूरत होती है वहाँ पे वो जाता है. तो जनरली इसमें ये तो हम लोग ये समझ सकते हैं कि इट इज़ अ रिवर्सिबल ट्रांसफर. मतलब पहले वो, अगर जैसे हम लोग कोई क्रीम अप्लाई किए या कोई ड्रग लिए, तो वो क्या है, पहले हमारा एब्जॉर्ब होकर ब्लड वेसल्स में गया, ब्लड वेसल से सिस्टमिक सर्कुलेशन से फिर वापस वो उस टिश्यू पे जाएगा जहाँ पे उसको अपना एक्शन प्रोड्यूस करना है. तो इस डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ड्रग का बिटवीन द ब्लड एंड द एक्स्ट्रावेस्कुलर फ्लूइड या टिश्यू. ठीक है. और ये आता है जैसे ADME प्रोसेस है, तो चार में, और एलिमिनेशन में ही हमारा मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन आता है. तो एलिमिनेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम बॉडी ड्यू टू विच इट्स एक्शन गेट्स टर्मिनेटेड. तो जब हमें कोई ड्रग मतलब हम लोग ने लिया और उसका वो एब्जॉर्ब होकर डिस्ट्रीब्यूट होकर वो अपना एक्शन प्रोड्यूस किया. अब एक्शन प्रोड्यूस कर दिया तो ज़्यादा समय तक अगर वो बॉडी में रहेगा तो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, तो उसका एलिमिनेट होना भी जरूरी है. तो इसीलिए जब उसके एक्शन को जब टर्मिनेट होता है तो इसका मतलब वो एलिमिनेट हो रहा है बॉडी से. ठीक है. तो प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी, जिसके कारण जो उसका एक्शन रहता है वो टर्मिनेट मतलब खत्म होता जाता है. क्योंकि पैरासीटामोल भी अगर हम लोग लेंगे तो पैरासीटामोल 6 घंटे बाद या 7 घंटे बाद या 8 घंटे बाद उसका धीरे धीरे असर खत्म होता है. तो वही है कि जो बॉडी से वो एलिमिनेट होगा. ठीक है. एलिमिनेशन में जनरली दो प्रोसेस है, मेटाबॉलिज्म जिसे हम बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं, और जनरली इसमें क्या है कि केमिकल कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ द ड्रग टू अनदर फॉर्म. अब जैसे उसमें होता क्या है कि जनरली जो हमारा ड्रग है वो इनएक्टिव और एक्टिव फॉर्म में चेंज हो जाता है. इनएक्टिव फॉर्म जिसे हम प्रो ड्रग भी कहते हैं, जो ऐसे ड्रग जो कि पहले बॉडी में जाते हैं तो इनएक्टिव रहते हैं, मतलब जो लोग इसको इनटेक करेंगे तो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं, लेकिन बॉडी में जाके वो धीरे धीरे फिर एक्टिव हो जाते हैं.
तो जनरली इसमें क्या है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जो ड्रग है उसका ट्रांसफॉर्मेशन वो अलग अलग पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है बाई केमिकल कन्वर्जन, मतलब कुछ केमिकल्स की वजह से। जैसे इसका प्रोसेस और भी बहुत लेंदी है, बट यहाँ हम लोग ब्रीफ में पढ़ रहे हैं। तो जैसे लॉक एंड की एक प्रोसेस होता है कि जहाँ पे ड्रग गया वो वहाँ पे अडेयर हुआ, वहाँ पे अपना उसका एक लॉक एंड की फॉर्मेशन रहेगा। जब उसका काम खत्म हो जाएगा तो कुछ ऐसे केमिकल प्रोड्यूस होंगे कि वहां से उसका लॉक एंड की स्ट्रक्चर जो है चेंज हो जाएगा और वो वहां से एलिमिनेट हो जाएगा। तो मेटाबॉलिज्म में जनरली यही सब चीज आती है। और फिर लास्ट वन आता है एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन क्या है कि जनरली जो ड्रग है या उसके मेटाबोलाइट्स यहाँ मतलब क्या हो गए, इनएक्टिव और इनएक्टिव फॉर्म में जो वहां से मेटाबॉलिज्म से चेंज हुए हैं। तो मेटाबोलाइट्स आर इरिवर्सिबली ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इसमें मीन्स जो हमारे वेस्ट, बायोलॉजिकल वेस्ट रहते हैं, वो उसके बारे में बात हो रही है कि जो ड्रग्स हैं उसके साथ ड्रग्स और मेटाबोलाइज जो है कि वो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में निकल जाएंगे और वो मतलब इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, दैट मीन्स द ड्रग्स आर एक्सक्रीटेड फ्रॉम बॉडी थ्रू द एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, तो ये सिंपल है। तो ये एक पूरा एक डिस्क्रिप्शन था एडीएमई प्रोसेस का। अब आता है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ फार्माकोकाइनेटिक स्टडी। सो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग जो हमारी फार्माकोकाइनेटिक स्टडी है वो जो जब हम लोग लैब में परफॉर्म करते हैं तो हमें एक यूजफुल इंडिकेशन प्रोवाइड करती है फॉर द ड्रग आर एंड डी, मतलब ड्रग के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए हमें एक यूजफुल इंडिकेशन हमें मिलता है बाय परफॉर्मिंग द फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑन द एनिमल्स इन द लैब। ठीक है, जैसे एग्जांपल क्या है, एग्जांपल में समझे कि अगर कोई ड्रग मॉलिक्यूल है जो लेस पावरफुल है, ठीक है, वो इन विट्रो अगर हम लोग उसका टेस्टिंग कर रहे हैं तो वो लेस पावरफुल आ रहा है, बट क्या होगा कभी जब हम उसका इन विवो टेस्टिंग करेंगे तो हो सकता है उसकी काइनेटिक्स बढ़िया हो, उसका एडीएमई प्रोसेस बढ़िया हो, तो उसके कारण वो मतलब अच्छा रिजल्ट शो कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी को परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स स्टडी जो एक और सपोर्ट करती है, जो हमारे प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी को स्टडी करती है। जब लैब एनिमल्स में हम लोग उसकी टेस्टिंग करेंगे तो प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी को भी टेस्टिंग करेगी और उससे हम लोग ड्रग लेवल्स क्या है उसके प्लाज्मा में या टिश्यू में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग डोज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कितना डोज जो हमारा है कि वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस ना करे, कि एक लिमिट तक कि इस डोज पे टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस नहीं हो रही, इसके ऊपर टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस हो रही है। तो इससे भी हमें हेल्प मिलता है फार्माकोकाइनेटिक स्टडी, अगर हम लोग उसके टॉक्सिकोलॉजिकल प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी में फार्माकोकाइनेटिक स्टडी का यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है इसमें कि अब इसमें डिफरेंट चीजें आती हैं, जैसे टॉक्सिकोलॉजिकल हम लोग मतलब उसकी रिपोर्ट देखेंगे या प्री क्लिनिकल टॉक्सिकोलॉजी की स्टडी करेंगे तो जनरली उसमें करते क्या क्या है, उसमें हम लोग एनिमल्स के जो प्लाज्मा ड्रग प्लाज्मा लेवल्स हैं उसको स्टडी करेंगे और इस लेवल्स को देखेंगे एडमिनिस्टर्ड डोज के अकॉर्डिंग, कि मतलब हम लोग कितना डोज हम लोग अगर हम लोग 100 mg डोज दे रहे हैं तो कितना वो ब्लड सर्कुलेशन में मतलब प्लाज्मा में पहुंच रहा है। तो अगर ज़्यादा मतलब जैसे मीन्स क्या है कि अगर जिस हिसाब से वो ड्रग जाना चाहिए उतना ही जाना मतलब ब्लड सर्कुलेशन में, अगर उसके ऊपर जाएगा तो ज़्यादा या तो उसमें टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करेगा, मतलब जितने हमें रिक्वायरमेंट है उतना ही, तो उसी हिसाब से हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कितना प्लाज्मा में है और कितना हम लोग डोज दे रहे हैं, कितना ड्रग जो है प्लाज्मा में है और कितना हम लोग एडमिनिस्टर्ड डोज है हमारा। फिर आता है कि एयूसी कर्व, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे इसको, एरिया अंडर द कर्व, जिसमें कि जो थेरापेटिक रिस्पांस प्रोड्यूस करता है कोई ड्रग तो उसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वो एयूसी के अंडर में आना चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ये भी आगे पढ़ेंगे कि उसका प्लाज्मा में क्या है, तो ये दोनों चीजें के आगे ग्राफिकल एक स्टडी है हम लोग फार्माकोकाइनेटिक स्टडी की कि कौन सा ड्रग कैसे किस लेवल तक उसका इफेक्टिव कंसंट्रेशन है और कितना उसका टॉक्सिकोलॉजिकल कंसंट्रेशन है, इस सब के बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें जनरली हम लोग ये लिख सकते हैं कि एयूसी और मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द प्लाज्मा, इसको हम लोग इसमें एस्टिमेट करेंगे, डिफरेंट पैरामीटर्स हैं और एस्टिमेट करेंगे जो वेरिएबिलिटी आ रही है इन एनिमल्स और आइडेंटिफाई करेंगे एबनॉर्मल लेवल्स ऑफ द ड्रग। ठीक है, और लास्ट वन है कि नॉलेज ऑफ द काइनेटिक्स एंड ऑफ द इफेक्ट, जिससे हमें फार्माकोडायनेमिक्स की स्टडी इसमें हो जाएगी, मतलब हमारा
काइनेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों की स्टडी हो जा रही है इन द मैन नेसेसरी टू करेक्ट द यूज ऑफ द ड्रग इन अ थेरेपी। तो जनरली इसको हम लोग यूज इसलिए करेंगे, मतलब हम लोग काइनेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों को मिला के पढ़ने का कारण ये है कि हमारे जो इससे हम लोग क्या क्या चीज आउटकम हमारा क्या क्या आ सकता है। इससे हम अगर ये स्टडी परफॉर्म करें किसी ड्रग के प्रीक्लिनिकल डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, उसमें हमें ये आउटकम बढ़िया मिलेगा कि हम लोग बेस्ट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन चुन सकते हैं कि कौन सा हमारा बेस्ट रूट है, किस रूट से कम टॉक्सिकोलॉजी है उसकी, किस रूट से पेशेंट कंप्लायंट ज़्यादा है, कंप्लायंस ज़्यादा है। ठीक है, डोज रेजिमेंट बेस्ट जो रहेगा वो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और डोज इंडिविजुअलाइजेशन भी, मतलब जिस हिसाब से जिस पेशेंट को देना उस हिसाब से, मतलब उसका एज ग्रुप अलग हो गया, मेल फीमेल अलग हो गया, जेंडर हो गया, डेमोग्राफ्स के हिसाब से, तो डोज का इंडिविजुअलिटी को मेंटेन इसमें कर सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो जनरली ये हम लोग ने फार्माकोकाइनेटिक्स, उसके इम्पोर्टेंस जो इंट्रोडक्शन एक पार्ट है उसको हम लोग ने पढ़ा। और अगले पार्ट में हम लोग इसका एक डिफरेंट जो पैरामीटर्स होंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं उसको हम लोग देखते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।